गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अध्ययन कर रहे थे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के अंदर हमने इसके जो दो मेथड्स थे जो टाइम एडजस्टमेंट को लेकर नहीं चलते हैं, उनके जो न्यूमेरिकल्स जो एग्जांपल्स थे उनकी स्टडी हमने कर ली थी। आज हम अध्ययन करेंगे जो समय समायोजित विधियां हैं उनके कुछ क्वेश्चंस का, यानी जो टाइम को एडजस्ट करके चलती हैं, समय का प्रभाव जिसमें देखा जाता है। और उस विधि के अंदर पहली विधि हम अध्ययन करेंगे शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। जैसा कि आपको मालूम है ये टाइम फैक्टर को साथ में लेके चलता है। इसके अंदर हम उस विधि को या उस परियोजना को स्वीकार करते हैं जिसका शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या होता है, अधिकतम होता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य हम निकालेंगे कैसे, ये फॉर्मूले आपको पीछे के लेक्चर्स में डिटेल में बता दिए गए हैं। यानी जो वैल्यू हमें इनपुट की कैश फ्लो दे रखी होती है उसको हम डिस्काउंटेड रेट के ऊपर उसको निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी परियोजना है जो अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी कवर कर रही है और उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यानी एक तरह से डिसीजन का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में हम परियोजनाओं का चयन शुद्ध वर्तमान मूल्य के धनात्मक होने पे करते हैं। अगर किसी का शुद्ध वर्तमान मूल्य ऋणात्मक है तो उस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। और ऐसे मान लो 2 या 3 या 4 स्कीम है तो ये क्या होता है, एक तरह से परस्पर अपवर्ज्य निर्णय लिए जाते हैं। यानी जब एक परियोजना का जिसका अधिकतम उसको स्वीकार कर लेंगे तो बाकी सारी क्या हो जाएंगी, अस्वीकार हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ आपको दे रखा है कि एक कंपनी है, वो एक परियोजना में 8,000 रुपये विनियोजन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उससे 5 वर्ष तक उसको क्या होगी, आय प्राप्त होगी टैक्स के बाद में, परंतु डेप्रिसिएशन से पहले अर्जन जो है उसके वो क्रमशः 2,000, 4,000, 4,000, 2,000 और 1,000 है। यानी 5 वर्षों के अंदर उसको जो कैश इनफ्लो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। कृपया प्रबंधक को सलाह दीजिए कि परियोजना लेने के लिए सार्थक है यदि प्रबंधक वर्तमान मूल्य की गणना के लिए 10% बट्टा दर का सुझाव दिया जाता है। ये सूचनाएं आपको दी है, इसके आधार पर आपको ये बताना है कि इस परियोजना को स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ईयर लिखे, हमारे पास कितने साल हैं, 5 साल। फिर उनका हमें क्रमशः कैश इनफ्लो दे रखा था, पहले साल में 2,000, दूसरे साल में 4,000, फिर 4,000, फिर 2,000 और फिर 1,000। तो हमने लिख दिया कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो की टोटल कर दी। अब डिस्काउंटेड रेट इन्होंने ऊपर दे रखी थी 10%। जब हमें रेट गिवन है तो 10% की वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि एक साल में 1 रुपये की जो वैल्यू रह जाएगी वो हम कैसे निकालेंगे, 100/110 करके, तो वो वैल्यू आती है 0.909। इसी तरीके से 2 साल के निकालेंगे तो 100/121 हो जाएगा वो, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.826। 3 साल के लिए निकालेंगे तो 100/133। तो इसी तरह क्रम से ये चलता जाता है। जैसा कि आपको फॉर्मूला बताया गया था C1/1 + R एक साल के लिए, दूसरा साल तो C2/1 + R ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर 2। इस तरीके से ये निकाली जाती हैं। अब जो डिस्काउंटेड फैक्टर हमारे पास आ गया और कैश इनफ्लो है। अब वास्तविक कैश इनफ्लो तो ये है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी ये हम निकालते हैं। यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। उस साल में हमें 4,000 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन वो तो आज से तीसरे साल मिलेंगे 4,000। उस तीसरे साल में मिलने वाले 4,000 रुपये की आज की वैल्यू क्या है, ये देखने के लिए हम क्या निकालते हैं, पीवी निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू किस पे, 10% डिस्काउंट के आधार पे। तो जब हम 2,000 को 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 1,818 रुपये। यानी एक साल बाद में 2,000 रुपये की वैल्यू जो हमें प्राप्त होंगे उसकी आज की वैल्यू क्या है, सिर्फ 1,818 रुपये है। इसी तरीके से क्रम से हम सबको करेंगे। 4,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.826 से, फिर 4,000 को किया 0.751 से, फिर 2,000 को 0.683 से और फिर 1,000 को 0.621 से। अब ये सारी जो प्रेजेंट वैल्यू निकली इसकी हमने टोटल करके देखी तो ये हमारे पास आता है 10,113। अब आप गौर कीजिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और जो आपको प्राप्त हो रहा है, हालांकि कैश इनफ्लो 13,000 है, हमें ये नहीं लेके चलना, इसकी वैल्यू क्या आई, प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 13,000 नहीं बल्कि 10,113। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है स्वीकार करेंगे, बराबर आ रहा है तो डिपेंड करता है कि स्वीकार अस्वीकार किया जा सकता है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या है हमारे पास, 10,113। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सवाल के शुरू में आपको बोला गया था कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 8,000 रुपये।
तो 10,113 माइनस 8,000, ये वैल्यू हमारे पास आई 2,113। ये क्या है? पॉजिटिव है, यानी परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य 2,113 धनात्मक है, अतः इस परियोजना को स्वीकार किया जाना चाहिए। सपोज दैट ये 10,113 आने की बजाय ये 7,000 कुछ आता, तो क्या करते हैं हम? फिर हम क्या करते हैं? 7,000 में 60,000 घटाते, तो क्या आता हमारे पास? नेगेटिव के अंदर। जब परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य ऋणात्मक है तो इस परियोजना को क्या कर दिया जाता? अस्वीकार। इस एग्जाम्पल के अंदर इस परियोजना को स्वीकार किया जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। यहाँ आपको दिया गया कि एक फर्म है जो 3 प्रस्तावित विनियोग है उसके ए, बै और स पर विचार कर रही है। प्रत्येक के लिए उसको 49,000 का इन्वेस्टमेंट करना है और प्रत्येक का जो लाइफ साइकिल पीरियड है वो 3 साल का है, तथा इस अवधि में कुल रोकड़ अंतर्वाह उसको कितना प्राप्त होगा? 60,000 रुपये। यानी लगाने कितने हैं इन्वेस्टमेंट? 59,000 रुपये, और प्राप्ति कितनी होगी? 60,000 रुपये की। वार्षिक जीवन जो लाइफ साइकिल है उसका जो टोटल वो है 3 साल। तथापि प्रत्येक प्रस्ताव से रोकड़ अंतर्वाह की शैली में अंतर है। जैसे सबसे प्राप्त तो क्या हो रहा है? 60,000, लेकिन किसी से शुरू में ज़्यादा प्राप्त होगा, किसी से एक जैसा प्राप्त होगा, किसी से लास्ट में ज़्यादा प्राप्त होगा। तो अलग अलग है ईयर के हिसाब से, लेकिन मिलेगा कितना? 60,000। ये नीचे आपको एक टेबल में बताया गया, यहाँ आपको साल दे दिए। ए से आपको मिल रहे हैं पहले साल में 10,000, दूसरे में 20,000, तीसरे में 30,000। टोटल कितने मिल रहे हैं? 60,000। इन्वेस्टमेंट कितना है इसका भी? 49,000। बी में क्या मिल रहा है? पूरे साल में एक जैसा 20,000, 20,000, 20,000, 60,000। इन्वेस्टमेंट इसका भी 49 है। सी से कैसे मिल रहा है? शुरू में ज़्यादा फिर कम, 30,000, 20,000 और 10,000। अब ये सूचना दे के आपको बताया गया है कि प्रत्येक प्रस्ताव के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना करो यदि अपेक्षित प्रत्याय की दर क्या है? 10% है। जैसा कि हमने पीछे वाले सवाल के अंदर किया, उसमें सिर्फ हमारे पास एक था, इसके अंदर हमारे पास 3 योजनाएं हैं। तीनों योजनाओं की तुलना करके हमें बताना है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और सूचनाएं दी है। क्या आप सिफारिश करते हैं कि इस लिमिटेड को जो प्रस्तावित विनियोग है में से कोई भी या सभी करने चाहिए और क्यों? यानी हमें बताना है कि तीनों में से कौन सा लेना चाहिए या सभी को लेना चाहिए। अगर किसी एक को लेना है तो उसको क्यों ले रहे हैं? और एक सवाल इसने और पूछा है कि आप तीनों प्रस्ताव में विनियोगों के शुद्ध वर्तमान मूल्यों में अंतर क्यों है, बावजूद इसके कि सभी का रोकड़ अंतर्वाह समान है। एक तो ये पूछ रहा है 10% से इसका वैल्यू निकालिए, फिर आप बताइए कि स्वीकार करना है या नहीं करना है, फिर किसको स्वीकार करना है ये बताइए, और लास्ट में आपको बताना है कि जब सबसे जो कैश इनफ्लो है वो टोटल के रूप में तो 60,000 ही है ना, तो फिर जब सबसे समान ही प्राप्त हो रहा है तो फिर किसी को भी स्वीकार कर लो। नहीं, तो ऐसा क्यों है कि आप किसी एक को स्वीकार करेंगे, ये भी आपको बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हमने ईयर लिख लिए, 3 साल हमें पता है। फिर हमें एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है सबका, ए बी सी का। तो ए का हमें दिया हुआ था पहले शुरू में कम, फिर बाद में ज़्यादा प्राप्त हो रहा था, 10,000, 20,000 और 30,000। इसी तरीके से 20 के लिए हमें सवाल में गिवन है ये चीज़, पूरे साल एक जैसा इनफ्लो प्राप्त हो रहा है, 20,000, 20,000 और 20,000। इसी तरीके से सी से हमें क्या मिल रहा है? शुरू में इनफ्लो ज़्यादा है और बाद में कम, 30,000, 20,000 प्लस टोटल कर दिया हमने 60,000। यहाँ तक हमें सवाल में गिवन है। हमें बता रखा है 10% डिस्काउंटेड पीवी फैक्टर निकालेंगे। 10% के आधार पर आपको वैल्यू पता है कि एक साल के लिए 0.909, 2 साल के लिए 0.826 और 3 साल के लिए 0.751 होता है। अब हम क्रम से पहले ए को लेते हैं। ए की जो 10,000 रुपये की वैल्यू है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 0.909 से, तो ये आ गया आपका 9,090। इसी तरीके से ए के 20,000 को किया 0.826 से, 16,520। और ए के 30,000 रुपये को 0.751 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 22,530। अब इसकी हमने टोटल करके देखी तो ये आता है आपका 48,140। अब एक बात गौर कीजिए आप कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो कितना कर रहे हैं? 49,000। यहाँ पर कैश इनफ्लो कितना हो रहा है आपको? 60,000। लेकिन जब हम इसको पीवी फैक्टर पे डिस्काउंटेड रेट पे लेके आते हैं तो जो पीवी का कैश फ्लो आता है वो कितना है? सिर्फ 48,140। यानी भविष्य में प्राप्त होने वाले 60,000 रुपये की वर्तमान वैल्यू सिर्फ 48,140 रुपये है, जबकि वर्तमान में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा है? 49,000। यानी कि अब देखो एनपीवी कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू तो आ रहा है 49,000 और प्रेजेंट वैल्यू तो आ रही है आपकी 48,140 और इन्वेस्टमेंट आपका आ रहा है 49,000। तो ये नेगेटिव में आ गया ना। और जब ऋणात्मक में आता है एनपीवी तो उस परियोजना को अस्वीकार किया जाता है। यानी ए का तो क्या आ रहा है? पीवी वैल्यू ऋणात्मक के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से बी का निकालेंगे। बी में आपको पूरे साल एक जैसा दे रखा है 20,000, 20,000, 20,000, आगे आपको पीवी वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी टोटल करते हैं तो ये आता है आपका 49,720। इसका भी इन्वेस्टमेंट किया था 49,000। अब हम क्या करेंगे? जो पीवी कैश इनफ्लो है वो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो 49,720 में से 49,000 लेस करेंगे तो 720 पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस परियोजना को स्वीकार किया जा सकता है। अब बात करते हैं सी की।
सी में आपको इनफ्लो दिया गया 30,000, 20,000 और 10,000। पीवी वैल्यू से जब इसको मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी टोटल आएगी आपके पास 51,300। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, तीनों का सेम है 49,000। अब आप क्या निकालेंगे, इसकी एनपीवी वैल्यू करेंगे तो एनपीवी की प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या आई 51,300 और उसमें से आपने लेस कर दिया 49,000, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू क्या आई 2,300, यानी 2,300 रुपये आपके पास धनात्मक वैल्यू है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इसमें से किसको स्वीकार करना चाहिए। देखते ही पहले ए परियोजना में क्या रहा है, ऋणात्मक, बी का धनात्मक है और 720 है, सी का भी क्या है धनात्मक है लेकिन 2,300, तो ज़्यादा किसका है, हम किसको स्वीकार करेंगे। अभी आपको बताया गया निर्णय कैसे होते हैं, अपवर्जी, यानी अगर बहुत सी योजनाओं के पॉजिटिव आ रहे हैं जिसके सबसे ज़्यादा उसको स्वीकार किया जाएगा, बाकी अपने आप स्वीकार हो जाती हैं। तो सी परियोजना को इसके अंदर क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव ए का शुद्ध वर्तमान मूल्य ऋणात्मक है, अतः इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें विनियोग 10% पर वांछित दर से प्रत्याय नहीं प्राप्त होगी। 10% से अगर हम मान के चलते हैं तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है हमारे पास में, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वही कवर नहीं होगा। चूंकि बैक के प्रस्तावों का शुद्ध वर्तमान मूल्य धनात्मक है, अतः ये विनियोजन किए जा सकते हैं। इन दोनों प्रस्तावों में से प्रस्ताव स का विनियोग अधिक है, क्योंकि इस विनियोग का शुद्ध वर्तमान मूल्य बै से अधिक है, तो स्वीकार किसको करेंगे हम, बै और स में से किसी एक को, दोनों को, और अगर एक को करना है तो स को, क्योंकि उसकी एनपीवी क्या है, सर्वाधिक है। यद्यपि तीनों प्रस्तावों का कुल रोकड़ अंतर्वाह एक समान है, किंतु इन्हें रोकड़ अंतर्वाहों की भिन्न शैलियों के कारण इनसे शुद्ध वर्तमान मूल्य में अंतर है। हालांकि तीनों से क्या मिल रहा है, हमें 6 मिल रहा है 60,000, फिर भी इसकी वैल्यू अलग अलग कैसे आ रही है एनपीवी, क्यों, क्योंकि इनकी जो पैटर्न है उसमें डिफरेंस है। ए के अंदर शुरुआत में कम मिलता है लेकिन बाद में अधिक मिलता है, बी के अंदर पूरे साल एक जैसा मिलता है, पूरे वर्षों के अंदर, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, और सी के अंदर शुरुआती वर्ष में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कवर हो जाता है, यानी कैश इनफ्लो ज़्यादा हो जाता है और बाद में धीरे धीरे कम होता है। यही कारण है कि उसकी एनपी वैल्यू सर्वाधिक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, निम्नलिखित सूचनाओं में से दो परियोजनाओं के वर्तमान मूल्य की गणना कीजिए तथा 10% बट्टा दर मानते हुए सुझाव दीजिए कि इन दोनों परियोजनाओं में से कौन सी को स्वीकृत किया जाए। नीचे आपको कैश इनफ्लो दे रखे हैं, प्रोजेक्ट ए का और प्रोजेक्ट बी का। एस्टिमेटेड लाइफ आपको बताई गई है दोनों की 5,000, स्क्रैप वैल्यू दोनों के लिए आपको 2,000 और 3,000 दी गई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको बताया गया है 30,000 और 40,000। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने साल लिख लिए और स्क्रैप वैल्यू हमें 5वें साल के लिए दी गई है। तो अब पीवी फैक्टर हमने किया पहले साल के लिए, आपको ये वैल्यू पता है इसने के लिए। फिर प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी ए का कैश फ्लो इनफ्लो हमारे को सवाल में दिया हुआ है 7,000, 12,000, 12,000, 5,000 और 4,000। अब लास्ट में जो 2,000 लिखा है ये है स्क्रैप वैल्यू जो से रिसीव हो रही है, ठीक है। तो इसको जब पीवी पे करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई आगे, इसकी टोटल कितनी आ गया 32,428 रुपये। इसी तरीके से हमने प्रोजेक्ट बी का पहले जो सवाल में गिवन है हमें 22,000, 12,000, 7,000, 5,000 और 4,000 ये कैश इनफ्लो लिख दिया, इसको भी पीवी फैक्टर पे डिस्काउंट कर लिया। और इसकी स्क्रैप वैल्यू लास्ट में हमें 5वें साल के अंदर दे रखी है 3,000 रुपये, तो उसको भी तीसरे साल की वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल ली। इसकी टोटल आ गई हमारे पास 42,929। अब हम दोनों का निकाल के देखते हैं कि किसका पॉजिटिव आ रहा है और किसको स्वीकार करना है और किसको नहीं। तो जो पीवी है पहले का वो है आपका 32,000 रुपये और दूसरे का है आपका 42,929, जो हमने सवाल में फाइंड आउट कर लिया। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें सवाल के शुरू में दे रखा है, इसके अंदर 30,000 और 40,000 रुपये। ये जो सवाल के शुरुआत में आपको दिया गया है यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000 और 40,000। तो जो दोनों की एनपीवी आई है उसमें से दोनों का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो लेस करते हैं, तो ये क्रमशः आपके पास ए के लिए आता है 2,428 रुपये और बी के लिए आपके पास आता है 2,929 रुपये। तो अब आप बताइए इसमें एनपीवी किसकी ज़्यादा है। इस विधि के अनुसार परियोजना बी को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उसकी एनपीवी वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है। तो ये था आपका एनपीवी मेथड के द्वारा सवालों को हल करना। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, पहले आप पीडीएफ में इसको देख लें, फिर इस वीडियो को साथ में देख लें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा।